तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है। मायावती इज बैक, सपा को बड़ा सेटबैक। यूपी की सियासत में 27 से पहले हाथी भी लौट आया है, लेकिन इस बार हाथी का निशाना कमल का फूल नहीं बल्कि अखिलेश की साइकिल है। दरअसल अखिलेश की साइकिल को 27 से पहले पंचर करने का मन बना चुकी मायावती ने आज पूरा लखनऊ नीला कर दिया। मायावती लौटी तो उनके निशाने पर उनके बबुआ यानी अखिलेश यादव थे। मायावती ने अखिलेश से सवाल पूछा कि तुम्हें कांचीराम से परेशानी क्या है। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि माननीय श्री कांचीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया, उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांचीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई उन्होंने नाम बदल दिया। मायावती ने अखिलेश पर निशाना साधा तो वहीं उनके भतीजे आकाश आनंद ने पीडीए का पहिया तोड़ते हुए मायावती को बहुजनों का सबसे बड़ा नेता बता दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के भी बताए हुए रास्ते पर चलकर अपनी पूरी जिंदगी इस देश के करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए लगा दी है। मायावती के वापस लौटने से सबसे ज्यादा परेशानी में अब इस वक्त अखिलेश यादव है, क्योंकि एक तरफ अखिलेश पर योगी हावी है तो वहीं दूसरी तरफ मायावती ने भी सीधा हमला सपा पर ही बोला है। और इन सब के बीच अखिलेश को अपनों से भी बड़ी टूट का खतरा है, जहां आजम खान भी थोड़ा नाराज नजर आ रहे हैं। अपनी बुआ के हाथों डांट खाने के बाद अखिलेश टेंशन में है और एक नई सियासी पिक्चर लॉन्च हो गई है। दरअसल ये लड़ाई 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों का टीजर है। बसपा प्रमुख के निशाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है, लेकिन वो बीजेपी को लेकर नरम रुख अपनाती रही है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद सपा ने पीडीए वोट बैंक का नारा बुलंद किया। यादव मुसलमान की राजनीति करने वाली सपा के लिए ये बड़ा रणनीतिक बदलाव था। दरअसल उसे बसपा कमजोर होती हुई दिख रही थी। बसपा ने 2007 में 206 सीटें और 30.4% वोट हासिल किए थे। जीतने वाली बसपा 2022 में एक सीट पर सिमट गई थी। उसका वोट फीसद भी गिरकर 13% पर पहुंच गया था। इस चुनाव परिणाम में सपा को अपने लिए उम्मीद नजर आई। उसे लगा कि बसपा के कमजोर होते जनाधार को वो अपने पाले में कर सकती है, इसीलिए सपा ने पीडीए का नारा उछाला। साल 2024 का लोकसभा चुनाव आते आते सपा पीडीए के नारे में रंगने लगी। लोकसभा चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस ने संविधान और आरक्षण को खतरे में बताना शुरू किया। ये दोनों बातें दलितों के लिए स्वाभिमान की बात है, जिनकी उत्तर प्रदेश में आबादी 20% से ज्यादा है। इसे ध्यान में रखते हुए सपा ने डॉक्टर अंबेडकर और कांचीराम को याद करना शुरू किया। यहाँ तक कि मेरठ और फैजाबाद जैसी सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारे, इसका उसे फायदा भी मिला। सपा और कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में 43 सीटें जीतने में कामयाब रहा। इसमें 37 सीटें अकेले सपा ने जीती थी। ये सपा के इतिहास में सबसे बेहतर प्रदर्शन था। पीडीए के इस नारे पर मिली सफलता से सपा और अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हैं। इस पीडीए वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ही सपा ने अंबेडकर जयंती पर 7 दिन का आयोजन किया। वहीं कांचीराम की जयंती पर सपा ने प्रदेश भर में विचार गोष्ठी के आयोजन की घोषणा भी की। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव 2027 में होना है, लेकिन इसकी तैयारी में राजनीतिक दल अभी से जुट गए हैं। बसपा की रैली उसकी चुनावी तैयारियों का आगाज है। बसपा इन दिनों अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाने वाली बसपा का इस समय विधानसभा में मात्र एक विधायक है, वहीं लोकसभा में उसका कोई सदस्य नहीं। इस स्थिति में सपा के पीडीए वोट बैंक का मजबूत होना बसपा को खतरा नजर आ रहा है। इसीलिए मायावती ने अपनी रैली में सपा और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। लेकिन अखिलेश को अब तक ये लगता है कि मायावती बीजेपी के पाले से बैटिंग कर रही हैं, जबकि हकीकत यह है कि अखिलेश यादव मायावती का वोट बैंक हड़पना चाहते हैं और इसी बात से नाराज बुआ आज बबुआ पर इतना भड़की है। जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। अखिलेश के आरोपों को काटने के लिए फैक्ट ही काफी है कि बीजेपी के कोर वोट बैंक ने साल 2007 को छोड़कर कभी बसपा को वोट नहीं दिया। उस समय बसपा को ब्राह्मण समाज का वोट केवल इसलिए मिला था क्योंकि उस समय बीजेपी कमजोर स्थिति में थी और इसीलिए आज मायावती के निशाने पर सपा और अखिलेश यादव ज्यादा हैं, क्योंकि उनको डर है कि उनका वोट बैंक बिखर सकता है। अब मायावती अपना वोट बैंक कितना संभाल पाती हैं और सपा उसमें कितना डाका डाल पाती है, ये पूरी पिक्चर तो साल 2027 में ही रिलीज होगी। वहीं एक तरफ बुआ बबुआ आपस में लड़ रहे हैं तो वहीं बाबा कट्टरपंथियों की डेंटिंग पेंटिंग करने में फिलहाल बिजी नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
देखिए, जो कभी साथ थे अब वो अलग अलग रास्तों पर हैं। और क्या ये जो अलग अलग रास्ते चल रहे हैं, मायावती कैसे मुश्किल खड़ी करने वाली हैं अखिलेश के लिए, तो 27 में ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज और है, योगी आदित्यनाथ से अगर देखें तो उनकी तरफ से इस रैली को लेकर या कुछ भी जो कहा गया उस पर कोई रिएक्शन नहीं है। वो बिल्कुल निश्चिंत है, कॉन्फिडेंट है। ये बताता भी है कि बीजेपी कितना स्ट्रॉन्ग होल्ड यूपी में रखती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको यूपी से आगे बिहार लेकर चलते हैं, जहां भाईजान के वोटों को लेकर पीके, ओवैसी और तेजस्वी आमने सामने आ चुके हैं। सभी भाईजान की टोपी पहनकर उन्हें समझा रहे हैं कि बाकी नेता उन्हें टोपी पहना रहे हैं और वही उनके सच्चे हितैषी हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि दशकों तक बिहार पर राज करने के बाद भी तेजस्वी मुसलमानों को किस मुंह से यहां मना कर रहे हैं। तो वही नए नवेले प्रशांत किशोर ऐसा क्या क्या प्रयोग करने वाले हैं कि वो मुसलमानों के हाथ में कुरान थमा रहे हैं। और सियासी विजिट पर बिहार आए ओवैसी मुसलमानों को क्या समझा रहे हैं। और आखिरी सवाल ये है कि भाईजान अब किस मूड में नजर आ रहे हैं। तमाम सवालों का जवाब देती है ये रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव में सौगाते मोदी चलेगा। बिहार चुनाव में पीके संग जाएंगे भाईजान। ओवैसी के साथ भूखे मुसलमान। बिहार चुनाव के बीच भाईजान किस मूड में हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि भाईजान का वोट पाने के लिए पीके से लेकर ओवैसी तक पूरा जोर लगाए हुए हैं। वहीं दो धड़े ऐसे हैं जहां आरजेडी कहती है मुसलमान तो हमें ही वोट देंगे, तो बीजेपी को लगता है शायद ये नहीं देंगे। लेकिन तेजस्वी की टेंशन उस वक्त बढ़ जाती है जब मंच से चढ़कर प्रशांत किशोर मुसलमानों को कुरान का हवाला देते हैं। कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह से डरना है, दूसरे शब्दों में कहें तो हमें वोट दीजिए, किसी से मत डरिए। मुसलमानों को ये कह रहा है कि आप अल्लाह से डरिए और हक के साथ खड़ा होइए। दूसरे दल ये कह रहे हैं कि आप भाजपा से डरिए और तादाद का हिस्सा बन जाइए। मेरे भाई, आपको तो इस्लाम में बताया गया है कि आपको हक के साथ खड़ा होना है। राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक को गोलबंद करने में जुटे हुए हैं। राज्य में मुख्य चुनाव एनडीए बनाम महागठबंधन का है। प्रशांत किशोर की जन सुराज और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। जाति और धर्म के आधार पर देखें तो अति पिछड़ा वर्ग बिहार का सबसे बड़ा वोट बैंक है। इसके बाद पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और भाईजान का नंबर आता है। बिहार सरकार की ओर से कराए गए जातीय सर्वेक्षण के मुताबिक राज्य की आबादी में मुस्लिमों की संख्या करीब 17% है। सर्वे के मुताबिक इसमें 73% लोग पशमानदा मुस्लिम हैं। इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा बिहार के सीमांचल के इलाके में रहता है। बिहार के सीमांचल में किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया जिले आते हैं और इन 4 जिलों में 45% से ज्यादा की आबादी मुस्लिम है। इन 4 जिलों में प्रदेश विधानसभा की 24 सीटें हैं। बिहार के इतने बड़े वोट बैंक पर हर राजनीतिक दल की नजर है। हर कोई इसे लुभाने पर लगा हुआ है। बिहार में 1990 के दशक में मुस्लिम वोटों का सबसे बड़ा हिस्सा लालू प्रसाद यादव के पास था। लेकिन बिहार में जैसे जैसे नीतीश कुमार का उदय हुआ, मुस्लिम वोट का एक हिस्सा उनकी तरफ चला गया। इसे अपने साथ बनाए रखने के लिए नीतीश ने कई जतन भी किए। उन्होंने 2006 से 2014 के बीच 6 मुस्लिमों को राज्यसभा भेजा। इसके बाद भी वो मुस्लिमों को अपने साथ शायद नहीं रख पाए। साल 2015 का विधानसभा चुनाव लालू यादव की आरजेडी, नीतीश कुमार की जेडीयू, कांग्रेस और वाम दलों के गठबंधन ने मिलकर लड़ा था। उस चुनाव में जेडीयू ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ा वहां 78% मुसलमानों ने उसे वोट किया। वहीं आरजेडी को अपनी सीटों पर केवल 59% मुसलमानों के ही वोट मिले। कुल 69% मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट दिया। नीतीश कुमार की जेडीयू ने साल 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले आरजेडी से अपनी राहें जुदा कर ली। जेडीयू बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो गई। इसके साथ ही मुसलमान भी उसके पास से अलग हो गए। इसका परिणाम यह हुआ कि महागठबंधन के पक्ष में 89% मुसलमानों ने वोट दिया। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के सभी 11 मुस्लिम उम्मीदवारों का हार का सामना करना पड़ा। नीतीश की कैबिनेट में जेडीयू कोटे से जमा खान मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने 2020 का चुनाव बसपा के टिकट पर लड़ा था। बाद में वो जेडीयू में शामिल हो गए थे। साल 2020 के चुनाव में मुस्लिम वोट केवल जेडीयू से ही नहीं खिसका, बल्कि आरजेडी को भी मुस्लिम वोटों का नुकसान उठाना पड़ा। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने सीमांचल की 24 में से 17 सीटें जीत ली, लेकिन 2020 के चुनाव में महागठबंधन केवल 7 सीटें जीत पाया। जो सीटें आरजेडी के हाथ से निकली उनमें से 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी के एआईएमआईएम ने जीत ली थी। हालांकि कुछ दिनों बाद ही ओवैसी की पार्टी के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। ऐसे में अब एक बार फिर से तेजस्वी की टेंशन बढ़ाने के लिए ओवैसी लौट आए हैं और एक बार फिर मुसलमानों को दीन धर्म का ज्ञान बांटा जा रहा है। भारत की पार्लियामेंट में मुसलमानों की आबादी के लिहाज से कम हमारे 50 से 55 एमपी जीत कर आना चाहिए था, मगर आज भारत की पार्लियामेंट में कितने हैं? 22 या 23 उतने पार्लियामान हैं। अगर आज भारत की पार्लियामेंट में 50 से ज्यादा मुस्लिम अराकीन पार्लियामान होते, आप अपने दिलों पर हाथ रखकर मेरी इस बात को सोचिए कि क्या नरेंद्र मोदी ऐसा कानून बनाता जिससे वक्फ की जायदादों को हमसे छीन सकता था क्या? अब बिहार में भाईजान बड़ी कंफ्यूजन में फंस चुके हैं कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। एक तरफ नई नवेली जनसुराज है जो कुरान की दुहाई दे रही है, दूसरी तरफ ओवैसी है जो मुस्लिम एकता की बात करते हैं, तो तीसरी तरफ आरजेडी है जो भाईजान के भरोसे ही बैठी है। ऐसे में भाईजान का अंतिम फैसला क्या होता है और भाईजान किसके साथ खेला करने के मूड में है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्योंकि बिहार में 17% वोट मुस्लिम है और उसी को साधने के लिए पूरी जोर आजमाइश हो रही है, लेकिन कितनी काम आएगी? क्या जाति धर्म फैक्टर चलेगा या विकास की बात होगी? इस पर हमारी पूरी नजर है। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।